वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, नीट का हो या फिर आपका जी मेंस एडवांस हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या था, अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है कोई भी, तो जो इसका परपेंडिकुलर ये आउटवर्ड हमेशा जो एरिया होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। और जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए जो परपेंडिकुलर वेक्टर था वो हमेशा क्या था, हमेशा जो एरिया वेक्टर था वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड था। सपोज कोई हमारी 3D बॉडी है, आर्बिट्रेरी कोई भी 3D बॉडी है, तो ये किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखी है, नॉन यूनिफॉर्म। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिनकी फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, इक्वल, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन फिक्स ना हो, मींस डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन हो, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अगर ये मेरी पॉइंट चार्ज बॉडी है और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो चारों तरफ निकलेंगी, राइट, और उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसीलिए इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये मेरी कोई आर्बिट्रेरी 3D बॉडी है, सपोज इसका मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूँ ds, राइट, इस ds एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जितनी भी हमारे 3D बॉडी हैं उनका, 3D बॉडी मीन्स क्लोज सरफेस हैं, उनका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस ds एलिमेंट में से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास होंगी वो हमें क्या बताएंगे, एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अगर ये एलिमेंट क्या है, वेरी स्मॉल, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। एंड सपोज वो क्या है हमारा d5, और वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, E ds, राइट। स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, राइट। और ऐसे ही अगर मैं छोटे छोटे अदर एलिमेंट्स ले सकता हूँ, राइट, इन सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में से भी स्मॉल स्मॉल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। इन सब के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा होगा, मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। तो उन सारे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सम हमें क्या बताएगा कि जो हमारी 3D आर्बिट्रेरी बॉडी है इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मींस इससे कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब स्मॉल ds एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट मान लेते हैं हम ds1, तो ds1 की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट होगा वो कितना होगा, d∅1, ऐसे ही अदर d∅2, सपोज ये हमारा ds2 एलिमेंट है, तो इसमें से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E d∅2। ऐसे ही d∅3 क्या होगा, E डॉट ds3, राइट। और हमने प्रीवियस वीडियो में जब डिस्कस करा था, तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करा था तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा था, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम इन सब का स्केलर जो सम निकल के आएगा वो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा फाई होगा वो क्या होगा, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 सो ऑन अप टू d∅n तक। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा,
समेसन डी फाई आई, राइट, डी फाई आई मीन्स ई डॉट डी एस आई, summation of E dot dsi where I 1 to n। ये जो बॉडी है वो क्या है हमारी कंटिन्यूस, और जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है तो हम समेशन को किस में चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। देन जो हमारा फाई निकल के आया टोटल फ्लक्स क्या होगा, E डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज 3D surface, right, phi is equals to E dot ds। बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर द सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। मीन्स कोई भी हमारा क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा वो उस बॉडी के अंदर रखे हुए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। या फिर हम अदर तरीके से डिफाइन करें कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा किसी बॉडी के लिए वो उस बॉडी में रखे हुए चार्ज और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होता है, राइट। मीन्स जो फाई है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स सपोज अगर मेरी कोई ये बॉडी है और इस बॉडी में अगर मेरा क्यू चार्ज रखा है तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, राइट। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। सपोज एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है कोई क्यू, इसे कहाँ रखा है, एक स्फीयर में। इस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर। हमने इस स्फीयर का एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लिया ds, राइट। और किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो हमारा एरिया वेक्टर है वो कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस चार्ज से जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो भी क्या होंगी, आउटवर्ड। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ले सकते हैं ds। इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मीन्स हम जितने भी एरिया एलिमेंट लेंगे इस स्फीयर पे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अरे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या है, आउटवर्ड। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है हमारा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, राइट। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर एक ये जो हमारे स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो कहाँ है, आर डिस्टेंस पे, और हर आर डिस्टेंस पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ई क्लोज ऑफ डी एस, राइट। और अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज क्या होगा, किसी आर डिस्टेंस पे ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो जो मेरा फाई हो गया वो क्या हो गया, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज डी एस। ये क्या हमारा एक स्फीयर है और हमें पता है कि स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या निकल के आएगा हमारा,
4 पाई आर स्क्वायर, राइट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जो हमारा फाई है वो क्या निकल के आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो उस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा चार्ज एनक्लोज्ड है उसके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा, राइट। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है किसी भी 3D और क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए उसमें प्लेस चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा कि उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है। लाइक अगर जो मैंने स्फीयर लिया था आर रेडियस का, ये जो आर रेडियस का स्फीयर लिया था, अगर ये स्फीयर हो जाए 2r रेडियस या फिर 4r रेडियस, तो मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लुक, अगर फाई क्या था हमारा E डॉट डी एस, राइट, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। और जो मेरा डी एस, अगेन ये आर रेडियस के लिए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मेरी ये 2r रेडियस है तो क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब यहाँ पे 2r रेडियस हो गई तो r जो मेरा ये डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा 2r, और सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर। अगेन 2r से 2r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मीन्स फाई अगेन क्या आया Q बाय एप्सिलॉन टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 3r जो रेडियस है अगर 3r हो जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी r की 3r, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3r, अगेन 3r स्क्वायर से 3r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट हो क्या आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है किसी भी सरफेस के लिए इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट के साइज और शेप पर, राइट। नाउ बात करते हैं गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक, राइट। सेकंड, द चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द सरफेस मेक नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर द सरफेस। मीन्स अगर कोई हमारा क्लोज सरफेस है, सपोज ये मेरा क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है Q, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, राइट। बट इन केस अगर मेरा कोई बाहर चार्ज Q2 रखा है तो इस Q2 चार्ज से इस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इस चार्ज की वजह से होगा सिर्फ वही होगा। इन केस अगर यहाँ पे मैं एक Q और एक्स्ट्रा कर देता हूँ तब मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, बट जो बाहर मेरा कोई भी चार्ज प्लेस है, गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई भी चार्ज प्लेस है तो उस चार्ज से मेरे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट आउटसाइड चार्जेस। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल। मीन्स ये जो हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस लिए हैं और इस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा जहाँ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उस प्लेस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल ना हो तब भी हम गॉस लॉ एप्लीकेबल है बट यूजफुल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन E एंड A मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस। मीन्स जो हमारा एंगल है E इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में वो हमेशा हर एक पॉइंट पे कैसा हो, सेम हो। सेम ना हो तब भी गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा अगेन बट यूजफुल नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्जेस। मीन्स जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है ये किसी भी चार्ज से पास ना हो। मीन्स जब हम गॉस लॉ
अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जो हमने गॉसियन सरफेस ली है वो किसी डिस्क्रीट चार्ज, किसी चार्ज के थ्रू से पास हो रही हो, राइट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, राइट। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, सपोज एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसे हमने प्लेस करा है ए इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें जो चार्ज है वो कितना है? 0। सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? 0। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है? फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और यहाँ पे क्यू क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होना चाहिए? 0। नाउ प्रूफ। इसके 3 सरफेसेस हैं। सरफेस 1 S1 इसका नॉर्मल वेक्टर, ये सरफेस S2 नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सरफेस S3 नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली अपवर्ड। जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा? φ1, φ2 और φ3 तीनों फ्लक्स के सम के इक्वल, राइट। ये जो S1 है और वो S2 है क्या है? दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो जो φ1 फ्लक्स होगा वो क्या होगा? E डॉट S1, राइट। E डॉट S1। अब S1 का जो नॉर्मल वेक्टर है और मेरे इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दोनों क्या है? एंटी पैरेलल। तो एंगल क्या होगा मेरा? 180 डिग्री। तो φ1 क्या हो गया? E डॉट S1 cos 180 डिग्री, राइट। φ2 क्या हो जाएगा? φ2 और नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर n और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो एंगल दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा? 0। तो φ2 क्या हो जाएगा? E डॉट S2 cos थीटा 0। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे कितना था? 180 डिग्री। इसे और क्या लिख सकता हूँ? cos φ1 इज माइनस ES1, और ये क्या हो जाएगा? φ2 ES2, राइट। बट S1 इज इक्वल्स टू S2, दोनों किसके पार्ट हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर के। दोनों का जो एरिया होगा वो कितना होगा? इक्वल। तो S1 इक्वल्स टू S2। सो φ1 प्लस φ2 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो φ1 प्लस φ2 क्या हो गया? 0। नाउ फॉर φ3 E डॉट S3। यहाँ पे E और S के बीच में जो नॉर्मल वेक्टर है वो कहाँ है? अपवर्ड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ है? अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। तो φ3 E cos 90 डिग्री। नाउ φ3 कितना हो गया? 0। तो जो टोटल फ्लक्स होगा मेरा क्या होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 मीन्स φ1 प्लस φ2 कितना था? 0, और φ3 क्या निकल के आया? 0। हैंस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सिलेंडर कितना है? 0। मीन्स अगर मेरा सिलेंडर के अंदर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी क्या होगा? 0। और गॉस थ्योरम भी क्या कहती है? और किसी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, वो 0 चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा थ्रू द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। सेम अगर एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के जस्ट अबव क्या रखा है? एक क्यू चार्ज प्लेस है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? हम क्या करेंगे? एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, एक सिमेट्री बनाएंगे। मीन्स इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख सकते हैं,
एक और सिलेंडर रखने के बाद अब ये क्या आ गया, सेंटर पे आ गए चार्ज। इसके चारों तरफ जो सिलेंडर है वो क्या, एक सिमेट्रिक शेप है, सिमेट्रिक शेप है। नाउ फाई कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ सिलेंडर से कितना पास होगा, फाई थ्रू इस वाले सरफेस से कितना पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2, अगेन हाफ। सेम इन केस अगर ये कॉन है और कॉन के बेस पे क्या रखा है, चार्ज प्लेस है क्यू, अगेन हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक कॉन रख देंगे। तो अगेन इस वाले सरफेस से जो मेरा चार्ज, जो मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा होगा तो क्या आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हम क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक ड्रॉ करेंगे और सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद जिस भी पोर्शन से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है या फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ गॉस लॉ। सम अदर एग्जांपल, सपोज एक प्लेन है और इस प्लेन के ए डिस्टेंस, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है ए, और इसके a/2 डिस्टेंस पे क्या रखा है, कोई चार्ज क्यू प्लेस है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पास होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिक बनाएंगे और सिमेट्रिक बनाने के बाद जी कुछ इस तरीके से सिमेट्री बनेगी, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक क्यूब। एक प्लेन ये था, ऐसे हम क्या कर देंगे, 5 प्लेन और ऐड कर देंगे। तो ये जो चार्ज है a/2 डिस्टेंस पे प्लेन से, अब कहाँ होगा, सारे प्लेन से a/2 डिस्टेंस पे होगा, राइट। क्यूब क्या, क्यूब अब इसके चारों तरफ क्या बनाना है, सिमेट्री। तो इस क्यूब के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा था वो कितना है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे इसमें कितने प्लेन है, 6 प्लेन। तो एक प्लेन से कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन बाय 6, राइट। नाउ ये जो क्यू चार्ज मेरा सेंटर पे प्लेस ना होके कहाँ प्लेस हो जाए, कॉर्नर पे, राइट। तो इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा, मीन्स ये मेरा क्यूब है और यहाँ पे क्या रखा है, चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या है, इसके चारों तरफ क्या करना है, सिमेट्री बनानी है। सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ अदर क्यूब ड्रॉ करें, राइट। जैसे ये हमने क्या, अगर ये मेरा क्यूब है और इसके एक कॉर्नर पे क्या रखा है, चार्ज। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हमें सिमेट्री बनानी है, तो एक क्यूब यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एक फ्रंट में प्लेस होगा, एक इधर साइड प्लेस होगा। मीन्स 3 क्यूब यहाँ आ जाएंगे और 4 क्यूब यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब। एक क्यूब ये है, 3 क्यूब इसे आगे से फ्रंट से ढकेंगे और 3 पीछे से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब। मीन्स ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ हमें क्या लगाने पड़ेंगे, क्यूब। ये तो हो गया फ्रंट, 4 क्यूब यहाँ पर और ऐसे ही 4 क्यूब पीछे होंगे। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 8 क्यूब्स। और एक टोटल 8 क्यूब में से जो मेरा फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। 8 क्यूब में से कितना पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब में से, इस वाले क्यूब में से कितना पास होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 8, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ अदर न्यूमेरिकल्स की और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। थैंक यू।